हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 1 मार्च। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पार्टनर में से। जिन्होंने दोस्तों डीके अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। सारे करंट अफेयर और सारे पेड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के वीडियो पैक के बारे में पूछ रहे हैं। देखो जो 6 to 8 तक के एनसीईआरटी है उसमें आपको ओवरव्यू चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें है जो आपके एग्जाम पार्ट से रिलेवेंट नहीं है, तो उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई है। देखो जो 6 to 8 की चीज़ें है ना वो 9th 10th में आकर रिपीट होती है, फिर 9th 10th के बाद 11th 12th में रिपीट होती है। तो आपको ऐसा परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए जब 9th की आप ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, राइट, तो ज्योग्राफी में आप पाएंगे जितना सिलेबस में ना हमने उससे ज़्यादा ही कवर किया। रीजन क्या है? क्योंकि अगर कोई चीज़ एक जगह आ रही है, राइट, प्लेटो के बारे में आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट प्लेटो के बारे में बताना, प्लेटो के एग्जांपल्स बताना, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी, ठीक है। तो जहाँ जरूरत पड़ा है टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, जहाँ जरूरत पड़ा है आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो आप इसके लिए बिल्कुल दोस्तों परेशान ना होइएगा, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा नंबर इस पर आप मैसेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग की। इसको बोलते हैं IVFRT, राइट। वो IVF वाला मेडिकल वाला टर्म नहीं है, ये IVF अलग ही है, ठीक है। देखिए अब ये है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है, चल क्यों रहा है। देखिए जनरली पहले क्या होता था, अच्छा इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इसका IVFRT का फुल फॉर्म जान लीजिए। आई से होता है इमिग्रेशन, ठीक है। V से होता है आपका वीजा, F से होता है फॉरेनर्स, और R से होता है रजिस्ट्रेशन, और T से होता है ट्रैकिंग। अच्छा इमेज में है यहाँ पे देखो, इमेजिन इमिग्रेशन, वीजा एंड फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका बेसिकली फुल फॉर्म है IVFRT का, राइट। अब देखो होता क्या था इससे पहले, कि सपोज करो ये इंडिया है अपना, ठीक है। अब इंडिया से कौन कौन बाहर गया, कौन कौन बाहर गया, अभी कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है, हमें ट्रैक नहीं कर पाते थे, ठीक है। कोई चला गया बाहर, चला गया, हम उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हमारे यहाँ जाके एम्बेसी में वो पंजीकरण कर लेता था, बस इतना ही होता था, राइट। दूसरा ये तो हो गया कि इंडिया से लोग बाहर गए अलग अलग देश में, हम उसको ट्रैक ही नहीं करते थे कि वो बंदा है कहाँ पे, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब हम ट्रैक नहीं करते थे पहले। दूसरा कोई बाहर से आया, मान लेते हैं कोई अमेरिका का नागरिक है, इंडिया में घूमने आया, ठीक है, इंडिया के अंदर आया, तो जैसे ही होता है तो एयरपोर्ट पे इनका वीजा वाले में जो चेकिंग वगैरह होता है वो होता है। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे आप जाते हो, डेस्टिनेशन जो प्लेस होता है आपका, राइट, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसमें बताते हो कि मैंने यहाँ यहाँ घूमने का प्लान बनाया है, ऐसे ऐसे है। लेकिन आपको ट्रैक नहीं किया जाता है। जनरली आप देखोगे लगभग 102 प्लेसेस हैं आप आई थिंक इंडिया में, जहाँ पे आपका वीजा वेरी चेक किया जाता है, ठीक है। वो स्पॉट्स हैं, अगर आप उस एरिया में हो तो आप वहाँ पे आपको वीजा चेक किया जाएगा आपका, राइट। तो बेसिकली ऐसे कई सारे स्पॉट्स बना रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। देखो जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में जब था, आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक पर्सन आया नाइजीरिया का, ठीक है, पर्सन आया नाइजीरिया का। सो लगभग एक वीक में थोड़ी मेरे से फ्रेंडशिप हो गई। तो हुआ क्या, जब वो आया यहाँ पे तो बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रुकते हो ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आप रुकते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या करना होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको आ, जो SP ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में हूँ, इतने समय तक रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, राइट। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। अब इसको IVF से आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो वो पर्सन आया था, जस्ट उसको 1 हफ्ते हुए या थे आए हुए, ठीक है। सो उसका 6 मंथ का वीजा था, मतलब 6 मंथ तक वो यहाँ 6 मंथ तक यहाँ पे रहने वाला था, ठीक है, अपने यहाँ IIT में रहने वाला था। तो बेसिकली क्या हुआ, तो उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, तो उसने मेरे से बोला कि कैन यू गो विथ मी टू द SP ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस बोला था, SP ऑफिस तो हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, उसने बोला था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस। सो मैंने उससे पूछा रीजन क्या है, तो उसने बोला कि आई हैव सम वीजा इशूज, तो सो आई वांट टू गो देयर। सो मैं उसके साथ गया था। तो बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद SP ऑफिस में बेसिकली कॉलेज का थोड़ा रिपीटेशन होता है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं, क्या काम है, तो आपने बताया SP ऑफिस में कि ये काम है। उन्होंने एक फॉर्म दिया और फिलअप किया, और उस फिलअप में दिया कि आप कब आए इंडिया में, ठीक है, आप इस डिस्ट्रिक्ट में कब पहुंचे, राइट, इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने से पहले आप कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पूछा। इसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में आप कब तक रहेंगे, ठीक है, कब तक इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, राइट। और जाने से पहले, अगर आप जा रहे हैं तो जाने से पहले हमें क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि मैं इस डेट को एक्चुअली में जा रहा हूँ। तो उसने बोला था मैं 6 मंथ रहूंगा, तो उसने फॉर्म में फिलअप किया कि मैं 6 मंथ तक रहने वाला हूँ। लेकिन जब 6 मंथ से पहले आप जाने लगेंगे ना यहाँ से, तो आप प्लीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म करके जाइए कि मैं जा रहा हूँ। तो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है। अब जैसे अगर गवर्नमेंट को ट्रैक करना पड़े कि कोई पर्सन नाइजीरिया का आया, राइट, वो कहाँ गया,
तो उसको लिए ट्रैकिंग आसान हो जाएंगे ना, क्योंकि इस थाने में जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ऑफिस है, ठीक है, अब सर्कुलर मान लीजिए फैक्स हो जाएगा सारे जगह कि कोई नाइजीरिया का पर्सन आया था, इनके यहाँ ऑफिस में आएगा, हाँ हमारे यहाँ है, कॉलेज में है, यहाँ पे है, 6 मंथ के लिए रुका है, उसको ट्रैक करना आसान हो जाएगा, उसका नाम पता सब कुछ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस से निकल जाएगा, ये अभी हाँ ये इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत घूम रहा है, राइट। तो अगर कहीं आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपसे पासपोर्ट मांग लिया जाएगा, क्या आप रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं एसपी ऑफिस में, राइट, ये सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो बेसिकली आईवीएफआरटी क्या करता है, आईवीएफआरटी दोस्तों आपको ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं। अगर आप बाहर अपने इंडिया से बाहर जा रहे हो, ठीक है, फॉरेनर हो, राइट, मतलब अपने देश के लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उनके वीजा के मतलब आप वीजा जारी होता है ना, राइट, वीजा जारी होता है, राइट, उसके बाद विदेशियों में के पंजीकरण होते हैं, तो ये सारी चीजें ट्रैक करेंगे हम लोग कि आप कब आए, कब गए, कहाँ रहे, कब कहाँ हो, ये लाइव ट्रैकिंग तरह से समझ सकते हो दोस्तों, हो रही है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे इंडिया से आप बाहर गए, आपका वीजा लग गया, आप यूएसए जा रहे हो, इतना पता होता है हमारे देश को, यूएसए किसी स्टेट में जा रहे हो आपको इतना पता रहता है, लेकिन स्टेट में जाने के बाद आप कहाँ का जा रहे हो, हमारे गवर्नमेंट को क्या होता है, पता बिल्कुल नहीं चलता। आप गए यहाँ पे जॉब करने, आप चले गए यहाँ से यूएसए से कनाडा जॉब करना चले गए, राइट, तो हमारे गवर्नमेंट को कहाँ पता चलता है, राइट, कि आप ट्रैक नहीं करते हम ना कि कहाँ गए, उस कनाडा के बाद हो सकता है कि आप यूके चले गए, तो हमारे गवर्नमेंट को वहाँ भी नहीं पता चलता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे कि जिस बंदे को हमने वीजा इशू किया ये यहाँ पे है कि कनाडा में है कि यूके में है, तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम है जो एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एक्चुअली वयोश्री का मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध से रिलेटेड है दोस्तों। तो बेसिकली अभी चर्चा में क्यों है, लगभग 900 के आसपास वरिष्ठ नागरिक है, उनको बेसिकली दैनिक उपकरण दिए जाएंगे, ठीक है। अब दैनिक उपकरण ऐसा इस स्कीम का सबसे पहले मतलब समझते हैं। इस स्कीम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जब इंसान वृद्ध होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे लाठी की जरूरत होती है, ठीक है, हियरिंग एड्स की जरूरत होती है, चश्मे की जरूरत होती है, बहुत अच्छा यहाँ पे है तो छड़ी की जरूरत होती है, कोहनी की बैसाखी की जरूरत होती है, राइट, और ट्राईपॉड की जरूरत होती है, श्रवण यंत्र की जरूरत होती है, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत, चश्मा, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये योजना चालू की गई जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 2017 में लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो जितने रेड और ब्लू है ये आपको दोस्तों जरूर से याद रखिएगा। 2011 की सेंसस के अनुसार देखोगे तो लगभग 10.3 करोड़ हमारे यहाँ क्या है, वृद्ध लोग हैं, ठीक है। तो 130 100 उसमें तो 121 करोड़ थी, तो 121 करोड़ में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वृद्ध है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी वृद्धों के लिए कई योजनाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि जस्ट एक बार सारा ना गूगल पे टाइप करके जरूर देखिएगा कि ये कौन कौन सी योजना है, क्या क्या है, जैसे संपन्न योजना कब चालू किया गया, किस फील्ड में काम करते हैं और क्या है, जैसे विकीपीडिया भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। बुजुर्गों के लिए क्या है, सेक ठीक है, सैकड़ योजना, ठीक है, सैकड़, उसे स्केर्ड होना चाहिए था बट पता नहीं, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, ठीक है। तो सैकड़ स्केर्ड होना चाहिए, आई थिंक स्केर्ड पोल्टर, पर ठीक हो सकता है नाम चेंज कर दिया वो ना उन्होंने, ठीक है, सैकड़, ठीक है। चलिए, तो ये देख लीजिएगा, जस्ट टाइप करके देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे से यहाँ पोर्टल में मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो इसका सेज है, ठीक है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के लिए क्या है, MUPSE ये अधिनियम था, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, आई पॉप, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद RBI, यही टाइप करोगे तब भी मिल जाएगा, हिंदी में टाइप करने में दिक्कत हो ना तो यही टाइप करोगे तब भी आपको शॉर्टकट से मिल जाएगा। फिर ये क्या है, IGNOAPS, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना थी। तो अभी भी ये सब चल रही है, इसका नाम जो इंदिरा गांधी से चेंज करके क्या कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री कर दिया जाता है, राइट। तो आपको सारी चीज एक बार देखना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और वय श्रेष्ठ योजना, ये तो दोनों सम्मान आपने सुना होगा, ये सब हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहे हैं, ठीक है। ये सब बहुत पुराने कुछ भी है इसमें, तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, आपके लिए मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि एटलीस्ट आपको पता रहे, ठीक है। अब ये देखो इंडिया रसिया सॉरी रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद ही एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और देखो हम लोग जनरली क्या करेंगे, रसिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यूक्रेन के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ हमारी से क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, भारत के पास गेहूं निर्यात करने का अच्छा मौका है, क्यों, आपको पता है। रूस और यूक्रेन दोनों, ये दोनों दोस्तों मिलके वर्ल्ड का लगभग 25% गेहूं अकेले निर्यात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना,
इम्पोर्ट का मतलब होता है अंदर लाना, मतलब घर में लाओगे तो इसको इम्पोर्ट बोलेंगे, घर से बाहर बोल भेजोगे तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 25% से ज्यादा क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके, बस यही दोनों दोस्त मिलके पूरे वर्ल्ड को गेहूं बेच रहे हैं। कितना, अगर मान लेते 100 रुपए का गेहूं था तो 25 रुपए का अकेले ये लोग बेचते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ, और बेसिकली डॉलर मूल्य के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर आप चेक करोगे तो रसिया सबसे ज्यादा बेचता है, देन यूएसए बेचता है, देन कनाडा, देन फ्रांस, देन यूक्रेन। यूक्रेन 5वें नंबर पे है। तो अगर आप स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है, तो थोड़ा सा ये याद रखिए जो आपकी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो, ठीक है, गेहूं को कौन सी फसल कहते हैं, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो इसको रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही रबी आया तो आपको रबी, खरीफ, ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या है, कौन कौन से यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, सारी चीजें देखिए आप। उसके अलावा बात करते हैं, देखो गेहूं उगाने के लिए लगभग 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप जनरली देखो क्या होता है, दिसंबर के महीने में गेहूं की बीज बोई जाती है। ठीक है, और पकने के लिए इनको लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग देखोगे मार्च अप्रैल में गेहूं काटना लोग चालू करते हैं, मार्च अप्रैल में गेहूं काटना चालू लोग कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें आपके आसपास हुआ होगा, लेकिन आपने कभी बहुत ही ध्यान से देखा नहीं होगा। दिसंबर में जनवरी, देखो नवंबर दिसंबर में गेहूं बोई जाती है, मार्च या अप्रैल आते आते गेहूं काटना स्टार्ट कर देते हैं लोग। राइट, मिट्टी कैसी होती है, दोमट या चिकनी मिट्टी होना चाहिए। और जनरली देखो गेहूं वगैरह की खेती अच्छी खासी कहाँ होती है, गंगा और सतलज वाले एरिया पे होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान दिया होगा लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं होगा, आप सोच के देखिएगा एक बार। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन हरियाणा, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, उस स्टेट को ध्यान में रखिएगा कि कौन से नंबर पे, यूपी 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, एमपी 4, ठीक है, राजस्थान 5, बिहार 6, गुजरात 7। अब इसमें से अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज याद रखिएगा, और खासतौर पर जो सबसे ज्यादा है उसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा अगर ऑपरेशन गंगा की दोस्तों बात करें तो ऑपरेशन गंगा जो है, जो यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं ना उनको निकालने के लिए बेसिकली चलाया गया। तो आपसे हो सकता है हेल्पलाइन गंगा करके इन्होंने ट्विटर हैंडल भी बना रखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा किसके लिए हुआ था, तो याद रखिएगा यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन गंगा चलाया था। ये आपको स्टेट पीएससी में अभी आ सकता है और यूपीएससी में भी दोस्तों ये आ सकता है, तो याद रखिएगा। अभी लोग कर क्या रहे हैं, अब आपको पता है कि कीव वगैरह में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा एयर इंडिया का जहाज नहीं जा सकता। इन्होंने क्या कहा, जैसे बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ठीक है, पोलैंड की है वारसा, ठीक है, रोमानिया की है बुकापेस्ट, बुकारेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके कैपिटल्स में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कैपिटल्स में अपने एयर इंडिया के जहाज लाके बैठा दे रहे हैं इंडिया वाले। ठीक है, और यहाँ के अब यूक्रेन में जो भारतीय हैं उनको बोला कि आप बॉर्डर क्रॉस करके कहाँ आओ, इन पड़ोसी राज्यों में आओ, पड़ोसी देशों में आओ। ठीक है, इनके पड़ोसी देशों में आने के बाद कहाँ आना है आपको, इनकी कैपिटल में आओ। ठीक है, यहाँ पे एम्बेसी आपको आपको क्या करेगी, यहाँ से आपको डिपार्ट कर देगी, यहाँ पे अपने इंडिया में ले आएगी वहाँ से आपको। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी हो जाता है कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था। ठीक है, इवन अभी तो इन्होंने कह दिया कि हमारे कुछ मंत्री जाके यहाँ पर रुकेंगे, मतलब इनके कैपिटल्स में पड़ोसी राज्यों के। ठीक है, अब बात करते हैं एमका की। एमका बेसिकली सी ए बोलते हैं इसको। ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ठीक है, अब हम किससे मिलके बना रहे हैं, तो ये याद रखिएगा फ्रांस से। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट रिलेवेंट हो जाता है कि एमका किसकी मदद से बना रहे हैं, तो फ्रांस की मदद से बना रहे हैं। ठीक है, और ये सुपर सोनिक जेट है, तो ये याद रखिएगा सुपर सोनिक जेट ये थर्ड होने वाला है। इससे पहले हमारे पास दो सुपर सोनिक जेट थे, कौन कौन से, एक था एचएल का मारुत और एक था हमारे पास तेजस। सबने सुना होगा तेजस, मारुत तो हो सकता है बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन तेजस लगभग सबने सुना होगा। ठीक है, तो मारुत सबने नहीं भी सुना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हमारे सुपर सोनिक जेट है। अब ये सुपर सोनिक है, राइट। तो अभी क्या है कि ये 1 मैक से ज्यादा की स्पीड रीच कर जाएगा। अब ये स्पीड्स आपको देखना है कि जब हम ये सब एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाते हैं ना, तो स्पीड्स किस में मेजर करते हैं। तो आप कहीं पाएंगे हाइपर सोनिक होता है, सुपर सोनिक होता है, सब सोनिक होता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है,
बट फिर भी आप एक बार थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मुझे आई थिंक ऐड करना चाहिए था क्योंकि सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक समझने के लिए टर्म्स ना हमें यहाँ पे ऐड करते तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता। कोई नहीं, मैं इस स्लाइड को दोस्तों कल भी ऐड करके रखूंगा और उसमें क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे क्या सुपरसोनिक वगैरह ये सब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको हम ऐड करेंगे कल नेक्स्ट के लेक्चर में, ठीक है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल ही रहा है तो इसलिए एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जैसे एक मैप मैंने बनाया, ठीक है, मैंने ऐड किया। अब इस मैप में देखो तो मैंने आपको बोला था कि रिवर्स पढ़ने हैं, नाइपर रिवर के बारे में मैंने पूछा भी था। तो ये नाइपर रिवर आपको देखना है कि कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो मैंने बताया था डी साइलेंट होता है और यहाँ पे नाइस्टर है। इन दोनों रिवर्स के बारे में प्लीज गूगल करिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि ये यूक्रेन से होकर गुजरती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लेक्स बने हैं ना, अब इन लेक्स को भी ढूंढना है। गूगल खोल, आप गूगल मैप खोजिए, तो खोलिए, आप जूम करते जाइए, उसको सब मिल जाएगा आपको। प्लीज इतना तो काम करिए, राइट। क्या मैं भी यहाँ पे, ठीक है आप कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, देन आपके लिए मैं यहाँ पर गूगल मैप खोलूंगा और यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। इतनी चीजें जरूर करिए प्लीज। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा अलग यूनिक क्वेश्चन क्या हो गया, 2019 में भारत और रूस और यूक्रेन विश्व का 25.4% गेहूं निर्यात करते थे। है ना इंटरेस्टिंग चीज। अब ये पूरा रसिया यूक्रेन पढ़ते जाएंगे लेकिन ये चीज पढ़ेंगे नहीं, राइट। दैट इज कॉल्ड, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड के टॉप 2 देश जो गेहूं का उत्पादक और गेहूं का निर्यात करते हैं, राइट। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया उत्पादक की बात करेंगे तो उत्पाद करने में दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाता है, लेकिन हम 1% में नहीं करते हैं। पहले तो हमारे 0.2% के आसपास था, अभी शायद जाके हम लोग पहुंचे 0.54% के आसपास गेहूं निर्यात करने के मामले में, मतलब गेहूं बाहर भेजने के मामले में। तो हम लोग घर में ही बहुत ज्यादा खा जाते हैं, बाहर भेज ही नहीं पाते हैं। अब घर में रख के सड़ा भी देते हैं गोडाउन में, गवर्नमेंट के आपने बहुत सारे गोदाम में देखे होंगे सड़ते हुए गेहूं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है हमें, ठीक है। चलिए, जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो, हमारा बहुत सारे वेरियस कोर्सेज आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट 3 तरीके से कर सकते हो, अकाउंट में, फोन पे, गूगल भीम यूपीआई से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।